हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम वायुमंडल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली सीरीज चल रही है, उसमें आज हम वायुमंडल तक पहुंचे। इस लेक्चर में हम वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा वायुमंडल कैसा है। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जिसके आने वाले समय में बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते, देरी न करते हुए हमारा वायुमंडल। तो व्हाट इज वायुमंडल? वायुमंडल है क्या? वायुमंडल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है फ्रेंड्स इसकी। पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण, याद रखना गैसीय आवरण यानी आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है, पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे भी वायुमंडल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। अब बुक के हिसाब से देख लेते हैं। बुक के हिसाब से देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फियर कहते हैं। तो एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। यह अच्छी डेफिनेशन है, इसे याद रखना है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान यानी एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतुविज्ञान यानी मेटियोरोलॉजी कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की ऊपरी परत को एरोलॉजी और निचली परत को मेटियोरोलॉजी कहते हैं। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। और वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो ये याद रखना है। वायुमंडल से इतनी डेफिनेशन थी जो इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैस देख लेते हैं। गैस, कुछ गैसें पाई जाती है वायुमंडल में। तो यानी कंपोजिशन ऑफ वायुमंडल। वायुमंडल में जो भी उसके जो भी कंपोजिशन है, जो भी संगठन है, उसको देख लेते हैं। तो देख लेते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। तो सबसे पहले नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है। देखिए सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की स्थायी गैसें, तो सबसे पहले सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र N2 और ये 78.8% वायुमंडल में है। तो ये प्रतिशत आ सकता है 78%। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी पाई जाती है तो 78% पाई जाती है। तो 78 याद रखना है। सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन की खोज रादरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। नाइट्रोजन गैस की खोज रादरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए दूसरे नंबर की जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन, जिसे O2 कहते हैं। ऑक्सीजन पाई जाती है दूसरे नंबर में 20.95%। तो 20.95% की जगह आपको 21% भी मिल सकता है। तो याद रखना है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर में है। तीसरे नंबर में आर्गन पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गन का सूत्र होता है AR, जिसका प्रतिशत है 0.93। तो इसको याद रखना है, क्रम भी याद रखना है। तीसरे नंबर में कई बार यह पूछा जाता है कि तीसरे नंबर में कौन सी पाई जाती है तो आर्गन है। और चौथे नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036%।
तो ये तीनों का प्रतिशत याद रखना है फ्रेंड्स, और क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। तो ये थी गैस जो सामने की पाई जाती है, इनका क्रम याद रखना है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो आगे जब जाएंगे अपन तो उसके बाद आएगी आर्गन। आर्गन को देख लिया अपन ने, लेकिन देखिए आर्गन तीसरे नंबर पर पाई जाती है, लेकिन आर्गन एक प्रकार की नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, तो याद रखना है ये भी, आर्गन जो है नोबल गैस है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन नियॉन। नियॉन का सूत्र होता है Ne और इसका प्रतिशत है 0.002, और ये भी जो है ये भी नोबल गैस है एक प्रकार की। हीलियम, हीलियम नोबल गैस है, He होता है इसका सूत्र 0.0005% इसका प्रतिशत पाया जाता है। फिर है क्रिप्टॉन, जिसे Kr से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का जो प्रतिशत 0.001%, तो याद रखना है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन भी एक प्रकार की नोबल गैस है। क्रिप्टॉन के बाद है जेनॉन। जेनॉन जिसे Xe से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका है 0.00009%, तो ये भी आपको याद रखना है ये प्रतिशत। जिसमें से देखिए उसके बाद जीनॉन हो गई, जीनॉन के बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी H से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलते हैं तो हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका प्रतिशत है 0.0005%, यानी उसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 0.01%, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेडिस नामक वैज्ञानिक ने किया था इसकी खोज, तो ये भी याद रखना है। तो समझ में आ गया आपको, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्रम याद रखना है और इनका प्रतिशत भी याद रखना है। उसके बाद के उतने नहीं पूछे जाते, तो ये पूरे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से मैंने बता दिया यहाँ पे कुछ कुछ नोबल गैसें भी है, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब नोबल गैसें। और हाइड्रोजन का प्रतिशत भी याद रखना है। और यहां से खोज भी पूछा जाता है, तो खोज को भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन की खोज रादरफोर्ड ने की थी, ऑक्सीजन की खोज सीले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। सीले, ऑक्सीजन की खोज जो है वो सीले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और आर्गन की खोज किसने की थी? आर्गन की खोज की थी विलियम रामसे नामक वैज्ञानिक, विलियम रामसे नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद आगे चलते, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी? कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी जॉन हेलमोंट नामक वैज्ञानिक ने। जॉन हेलमोंट नामक वैज्ञानिक ने। और उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, जिसकी खोज हेनरी केवेडिस नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो ये भी याद रखना है। अब ये जितनी भी गैसें, इनका क्रम याद रखिए। अब यही गैसें को अपन डिटेल में पढ़ते हैं, यहां से डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं यहां से, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में अधिक है। सबसे ज्यादा कौन सा है पूछा जाएगा, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। यह इंपॉर्टेंट है, इस गैस का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। इसका मतलब आग नियंत्रित गैस है ये। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आग नियंत्रित गैस कौन सी करके पूछा जाएगा। आग नियंत्रित गैस है नाइट्रोजन। इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। इसका मतलब आग नियंत्रित गैस है ये। और कभी पूछा जाएगा आग नियंत्रित गैस तो कौन सी है? नाइट्रोजन। और आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो अपन आगे देखेंगे। आग नियंत्रित गैस है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। ये याद रखना है, आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन से
पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उससे। यह गैस वायुमंडल में 182 यानी 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो यहां से समझ में आ गया होगा आपको, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आपने सुना होगा वातावरण में नाइट्रोजन तो पाई जाता है, लेकिन इसका पेड़ पौधों में कैसे निर्माण होता है? तो आपने सुना होगा, तो नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है, वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है, वातावरण की नाइट्रोजन को एक जीवाणु बैक्टीरिया मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करता है तो उसे ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है? उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनस बैक्टीरिया। ये करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और कौन सी फसलों में करता है? तो दलहनी फसलों में। दलहनी फसल जैसे चना, अरहर, मटर, इनकी जड़ों में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और प्रोटीन बनाता है। पेड़ पौधों में प्रोटीन बनता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, याद रखना है, राइजोबियम लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहां से इतना ही। तो यहां समझ में आ गया होगा आपको नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के बाद अब आगे चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन, अपन जब भी सांस लेते हैं अंदर तो ऑक्सीजन जाती है। तो ऑक्सीजन को जीवन दायिनी गैस भी कहा जाता है। जीवन देती है, इसलिए उसे जीवन दायिनी गैस भी कहा जाता है। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलाने का कार्य करती है। तो अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलाने का कार्य करती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं लगेगी। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं लगेगी। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती में उसके ऊपर से कांच का कुछ ग्लास या कप ढाक दो या जग ढाक दो तो वो बुझ जाती है। उसका कारण यह है कि वहां पे ऑक्सीजन वो हो जाती नहीं रहती, इसलिए बुझ जाती है। इसीलिए जैसे किसी को आग से जल जाते हैं तो कंबल से लपेटा जाता है। कंबल से जैसे ही लपेटा जाता है तो ऑक्सीजन नहीं रहती तो वो बुझ जाती है, जल्दी बुझ जाता है। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। याद रखना है, जलाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, यानी ईंधन को भी नहीं जला सकते। जो ईंधन है जैसे पेट्रोल, मट्टी तेल, इसको भी नहीं जला सकते बिना ऑक्सीजन के अभाव से। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑक्सीजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे भी अपने को ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो ऊंचाई में जैसे जैसे जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 16 किलोमीटर के बाद इसकी ऊंचाई यानी 16 किलोमीटर के बाद जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ये समझ में आ गया आपको ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बिना समझ में आ गया, ऑक्सीजन से या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर जलाने का कार्य करती है और इसे जीवन दायिनी गैस भी कहा जाता है। तो सांस लेना जरूरी है। सांस लेते हैं अपन, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जैसे ही बाहर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये ऑक्सीजन थी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह सबसे भारी गैस है। क्वेश्चन आ सकता है सबसे भारी गैस पूछा, कभी सबसे भारी पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे हल्की पूछा तो हाइड्रोजन है। याद रखना है, सबसे हल्की पूछा तो हाइड्रोजन है, जलनशील गैस पूछा तो ऑक्सीजन है, आग नियंत्रित गैस पूछा तो नाइट्रोजन है, आग बुझाने वाली गैस पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब याद रखना है। गोबर गैस पूछा तो मीथेन है, लाफिंग गैस पूछा तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O।
नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस है। तो ये 2-4 गैस के नाम मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। तो भारी है तो नीचे रहेगी, तो निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागमय तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपरागमय है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों याद रखना है। सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागमय और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपरागमय है। यहां कांच घर या पौधा घर प्रभाव, नाम सुना होगा आपने, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस पौधा घर प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, और जो है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी गैस है CO2 एवं जलवाष्म। ये भी याद रखना है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्म। वायुमंडल में निचली परत को गर्म रखती है। दूसरी गैस का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो क्यों हो रही है? प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए प्रदूषण नहीं करना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए। आगे चलते, नोट लिखा है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है मैं आपको सरल तरीके से बताता हूं एक। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो एक दूसरी डेफिनेशन आपको सरल डेफिनेशन बताता हूं मैं, जिससे आपको पता चल सके कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव असल में धरती के वायुमंडल में सूरज से आने वाली गर्मी के कैद हो जाने की वजह से पैदा होती है। समझ में आया? ये गर्मी वायुमंडल में कैद हो जाती है, लेकिन वापस आसमान में नहीं जा पाती। जैसे जैसे ये गर्मी ज्यादा कैद होती जाती है, वैसे वैसे हमारा वायुमंडल और ज्यादा गर्म होता जाता है और हमारे जमीन की सतह भी ज्यादा गर्म होने लगती है। उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, आसान भाषा में था ये। जैसे एक और बार फिर से देखो, बता रहा हूं मैं आपको, ग्रीन हाउस प्रभाव असल में धरती के वायुमंडल में सूरज से आने वाली गर्मी के कैद हो जाने की वजह से पैदा होती है। यह गर्मी वायुमंडल में कैद हो जाती है, लेकिन वापस आसमान में नहीं जा पाती। जैसे जैसे गर्मी ज्यादा कैद होती जाती है, वैसे वैसे हमारा वायुमंडल और ज्यादा गर्म होता जाता है और हमारे जमीन की सतह भी ज्यादा गर्म होने लगती है। उसे ही ग्लोबल वार्म यानी उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इसकी प्रमुख गैसें पूछा जाएगा कारण वाली, तो एक CO2 है, एक मीथेन है, याद रखना है, एक मीथेन है और जलवाष्म। ये 3 गैस याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन हाउस में कौन सी गैस ज्यादा प्रभाव डालती करके, तो CO2, मीथेन और जलवाष्म। अब आगे चलते हैं फ्रेंड यहां से। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहां से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने शब्द सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल वार्मिंग नाम से ही स्पष्ट है। ग्लोबल का मतलब ग्लोब, वार्मिंग का मतलब गर्म। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ में आ गया? ग्लोब और ये वार्मिंग का मतलब समझ हो गया, गर्म आना। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में
धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है ना। तो ये था। अब आगे चलते हैं अपन चौथा ओजोन की तरफ। ओजोन अच्छा टॉपिक है ये। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, O3 है ना, O3 होता है इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बना होता है ओजोन। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है, अति निम्न मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पैराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन याद रखना है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पैराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचेगी और कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल सकती है। इसके कारण कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल सकती है। तो इंपॉर्टेंट है ओजोन। देखिए, यहां से मैं बताता हूं आपको। कभी पूछा यहां समताप मंडल में पाई जाती है, कभी पूछा किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेती है, रोक देती है, अवशोषित कर लेती है। या सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें बोला, चाहे उसी को ही इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, है ना, को अवशोषित कर लेती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, याद रखना है। उसके बाद देखिए, यहां से 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे नापा जाता है करके क्वेश्चन आ सकता है। ओजोन परत की मोटाई जो है वो डाबसन उपकरण द्वारा नापा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओजोन परत की मोटाई डाबसन उपकरण द्वारा नापा जाता है। एक ये ओजोन परत को ये गैस पढ़ रहे थे अपन, लेकिन अभी मैं साथों साथ परत के बारे में बताने लगा आपको। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं फ्रेंड्स, सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कभी पूछा तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है ना, ये याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया ओजोन से। और कभी पूछा ओजोन परत में छिद्र कहां दिखाई दिया गया था, तो अंटार्कटिका में सर्वप्रथम देखा गया था। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपन जलवाष्प की तरफ। तो जलवाष्प की बात कर रहे थे अपन। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ साथ घटने लगती है, ये याद रखना है, ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प घटने लगती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफान को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले विकिरण ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का भी काम करता है। तो यह आ सकता है क्वेश्चन, कंबल काम कौन करता है? जलवाष्प, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म ना ही अत्यधिक ठंडी होती है। जलवाष्प के संघनन से ही वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से ही नियंत्रित रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से ही नियंत्रित रहती है। तो जलवाष्प इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जलवाष्प से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जलवाष्प को आपको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो एक है CO2 और जलवाष्प, ये 2 गैस उत्तरदायी है, दोनों का नाम याद रखना है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। आगे एक नोट देखते हैं।
जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप और सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। तो ऑक्सीजन भी करती है, ओजोन भी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी करती है। अब आखिरी पॉइंट देख लेते हैं धूल कण के बारे में। धूल कण क्या होता है? धूल कण वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होता है, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण के स्रोत क्या क्या है? समुद्री नमक, मिट्टी, धुएं यानी धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश की सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण अर्धतग्राही केंद्र की तरफ कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है। मेघों का निर्माण होता है, तो याद रखना है धूल कण से, तो इंपॉर्टेंट था, इसे भी इंपॉर्टेंट है। धूल कण के स्रोत भी याद रख लीजिए और मेघों का निर्माण कैसे होता है ये भी याद रखना है। उसके बाद आखिरी फैक्ट देखिए, आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। अगर आपको कहा जाए क्यों दिखाई देता है तो मैं आपको बताता हूं। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश को नीले रंग में परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह आ सकता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका मतलब होता है प्रकाश के परावर्तित कर देती है, प्रकाश को परावर्तित कर देती है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और एक डेफिनेशन मैंने तो आपको बता ही दिया। जब सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश को नीले रंग में परावर्तित कर देते हैं। इस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ वायुमंडल यानी वायुमंडल एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन डिस्कस किए थे। उनमें कौन सी गैस पाई जाती है, महत्वपूर्ण गैसें डिस्कस किए थे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम वायुमंडल की संरचना, जो लेयर पाई जाती है, जो परतें पाई जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने वायुमंडल डिस्कस किए थे, अगले लेक्चर में हम उसके परतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। नमस्ते।